मिथुन लगन और अष्टम स्थान में शुक्रदेव। फल दीपिका कहती है कि अष्टमस्थ शुक्र हो तो धनी, दीर्घायु और भूमिपति होता है। बाकी विचार और अनुभव या भृगु सूत्र या आपके फ्रहद यवन जातक और अनेक तरह के विद्वानों की, चाहे गर्ग जी हो, कश्यप जी हो, धुंडीराज हो, कल्याण वर्मा हो, बहुत से विद्वानों ने बहुत अच्छा, दीर्घायु, बहुत सुखी, धनवान, राजतुल्य, हर चीज से संतुष्ट रहने वाला, प्रसन्नचित्त, राजमान्य, निर्भय, ऐसे ही कुछ अष्टमस्थ शुक्र के बहुत अच्छे फल बताए हैं। लेकिन बहुत खराब भी कई कई विद्वानों ने बताए हैं, जो कई पाठों में हमने आपको बताया ही है। और बाकी इसकी पूर्ण अध्ययन या पूरी बातें हम लोग संपूर्ण वीडियो में करेंगे। जय माता की मित्रों, 8वें स्थान में शुक्रदेव मिथुन लगन होने से आपके मकर राशि में विराजित होंगे। 8वें स्थान के बारे में आप लोग सब लोग इस बात को जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इसको मृत्यु स्थान बोला जाता है। मृत्यु किसकी? लगन की। लगन मतलब अगर हमारी कुंडली है तो हम हैं, आपकी किसी की कुंडली है तो आप हैं। इसको मृत्यु स्थान या जो 3 स्थान खराब बताए जाते हैं, छठा, 8वां और 12वां, उसमें भी 8वां स्थान सबसे ज्यादा खराब बताया जाता है। तो क्या अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह बैठता है वो हमेशा खराब ही फल देगा? ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी कुछ अच्छी बातें हैं जो बहुधा हम लोग केवल मृत्यु स्थान तक सीमित करके उस बात को हम लोग भूल जाते हैं कि वो अच्छी बातें हैं। मृत्यु तो निश्चित है, वो एक दिन आएगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मृत्यु समान कष्ट भी होते हैं कई, वो भी मृत्यु तुल्य होते हैं। और उससे जब आदमी आगे निकलता है तो बहुत कुछ अचीवमेंट करता है। क्योंकि अष्टम स्थान जिसका जागृत होता है या अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह अगर प्लेस होते हैं या बैठते हैं तो उस स्थान के शुभ फलों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और जो अशुभ फल है उसमें कमी कर देते हैं। ये निश्चित है कि अष्टमस्थ अगर शुक्रदेव विराजित होंगे तो आपकी आयु को लंबी करेंगे। मिथुन लगन में खासकर बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे विराजित होने के बाद में ये कालपुरुष की कुंडली अनुसार अपने दूसरे स्थान का स्वामित्व ये रखते हैं, तो उस दूसरे स्थान को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। लेकिन मिथुन लगन के अनुसार द्वादश स्थान और पंचम स्थान का भी स्वामित्व रखते हैं, तो वहां से भी बहुत अच्छा योग इनका मिलता है। क्योंकि द्वादश स्थान से इनसे द्वादश स्थान पंचम होता है और द्वादश स्थान से ये नवम होते हैं। जो भी कोई ग्रह किसी से पंचम होगा तो उस जगह से वो ग्रह नवम हो जाता है, चाहे कोई भी हो। पंचम नवम धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आता है। जब आपको दशा महादशा देखनी हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसकी दशा आ रही है लग्न कुंडली में वो कहाँ बैठा है, और उसके अंदर जिसकी महादशा में जो अंतरदशा आ रही है वो उस महादशानाथ से अंतरदशानाथ कहाँ पे विराजित है। अगर लग्न पंचम में आ रहे, नवम में आ रहे, तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं, चाहे आपकी कुंडली में वो कैसा भी बैठा हो, किन्हीं भी स्थानों का स्वामित्व लेके बैठा हो। ये जब आप अभ्यास में जाएंगे तो ये सब बातें आपको पता चलेगी। जब तरह तरह की हम लोग कुंडलियां देखते हैं, मान लीजिए कि शुक्रदेव आपके यहाँ पे अष्टम स्थान में विराजित है और शुक्रदेव की महादशा आ गई, तो क्या खराब फल मिलेंगे? कुछ भी खराब फल नहीं मिलके 95% आपको केवल अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि मिथुन लग्नानुसार ये आपके द्वादश स्थान से नवम होंगे और आपके पंचम स्थान से चतुर्थ होंगे, तो दोनों स्थानों का बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। यहां से इनकी दृष्टि दूसरे स्थान पे जाएगी, द्वितीय स्थान पे जाएगी। कर्क राशि, चंद्रमा कहाँ प्लेस है वो आपको देखना है, लेकिन दूसरे स्थान में ये आपके धन के कारक बन जाएंगे। अचानक धन प्राप्ति योग
निश्चित अपनी महादशा में ये आपको प्राप्त करवाएंगे। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो ज्ञान के द्वारा हो सकता है, वो आपके घूमने फिरने के शौक के द्वारा हो सकता है, या बाकी ग्रह कुंडली में किस तरह से प्लेस है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन शुक्र ग्रह का फल यहाँ पे प्रायकर अच्छा होता है। तो क्या खराब फल नहीं होता है? जरूर होता है। शुक्र की अपनी एक तासीर है और अष्टम स्थान उसी तासीर का नतीजा है। गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष अष्टम स्थान से ही देखते हैं। अगर इंसान तांत्रिक क्रियाओं में चला जाए या फिर काम सुख की अधिकता में चला जाए, घूमने फिरने के शौक के उस कारणों में चला जाए, तो फिर अष्टम यह शुक्र आपको रोग कारक भी बना सकता है, आपका अपमान भी करवा सकता है, आपके ऊपर लांछन भी लगवा सकता है, क्योंकि शुक्र को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसको कंट्रोल करने के लिए केवल दैनिक दिनचर्या को किस तरह से आप व्यवस्थित रखते हैं, अपने मन और विवेक को कितना यूज करते हैं, तब आप शुक्र को कंट्रोल कर सकते हैं। और केवल इसी ग्रह को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों के पूर्वजों ने या अग्रजों ने जिस ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी, उसमें एक पोर्शन डाला था ब्रह्मचर्य आश्रम का, जो कि वैदिक गुरुकुलों में पढ़ाई के वक्त पूरा होता था। और उसका फल बहुत निखर के आता था शुक्रदेव का, क्योंकि जैसे ही वो गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करता था, तब तक वो ब्रह्मचर्य व्रत का लालन पालन बहुत अच्छी तरह से एक बहुत अच्छी विद्या के रूप में या बहुत अच्छी शक्ति के रूप में उसको प्राप्त होता था। वर्तमान समय और शुक्रदेव कुछ अलग मैटर करने लग गए। अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम उस विषय में नहीं जाना चाहते और उन शब्दों को भी हम बोलना नहीं चाहते। आप जितने भी चाहे ज्योतिष से जुड़े हो और वर्तमान समय सोशल मीडिया का है तो उससे जुड़े हो, तो आप सब जानते हैं इस ज्ञान को कि वर्तमान समय और ज्योतिष विद्या थोड़ा अलग लेवल हो गया। और इसी ज्योतिष विद्या को अगर आप अपने वर्तमान समय के साथ कुछ चेंजेज करके अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके अगर ग्रह के फलों को ठीक करना है, तो सबसे बड़ा इसमें उपाय समझ लो आप। तो बोली जाती है कि रेमेडी क्या है। वे शुक्रदेव अष्टम में है तो मेरे खराब फल मेरे को मिलेंगे, तो रेमेडी क्या है? रेमेडी है अपने चरित्र का ध्यान रखिए, अपने मन और अपने विवेक को कुछ इस तरह से कंट्रोल कीजिए कि आपकी आदतें, आपकी नजरें सही जगह पे रहें। डायरेक्ट हम अपने चैनल में वो सब शब्दों का यूज नहीं करते, और जो शब्द हमने बोले हैं उसके अनुसार आप पूरी तरह उन शब्दों का मर्म समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। शुक्र के बारे में बहुत से पाठों में हमने बताया आपको, और खासकर जब भी शुक्रदेव अष्टम या द्वादश में होते हैं तो उस पाठ को हम थोड़ा लंबा कर देते हैं, क्योंकि अभ्यास कुंडली और वर्तमान समय बहुत कुछ निचोड़ निकल जाता है ग्रहों का, कि हम लोग सोच ले कि शुक्र से संबंधित कार्य बहुत से बताए जाते हैं। गोदान कीजिए, कन्यादान कीजिए, मंदिर में शुद्ध देसी घी का दान कीजिए, तो क्या उससे ठीक हो जाएंगे? शुक्रदेव ठीक नहीं होंगे। यह आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए दिया जाता है कि आपके मन में एक विश्वास हुआ कि मेरा शुक्र अब ठीक हो जाएगा, और उस मानसिक स्थिति को परिवर्तन होने की वजह से कुछ विचारों के प्रभाव में अंकुश लगता है, कुछ आदतों में सुधार होता है, कुछ बुद्धि है वो विवेकशील होती है। बुद्धि में अगर विवेक की कमी हो तो वो बुद्धि प्राय कर अपमानित करवाती है।
राहु जनित रस्तों की तरफ लेके जाती है। लेकिन विवेक अगर साथ में है तब वो बहुत अच्छे रूप में आपकी प्रोग्रेस में, आपकी साधना के रूप में सफल होती है। आप रील देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर विवेक साथ में है तो आपकी अंगुली सही जगह में जाके रुकेगी, क्योंकि सब कुछ परोसा जाता है सोशल मीडिया में। लेकिन अगर विवेक नहीं है तो फिर राहु का भ्रम चलेगा, फिर अंगुली कहाँ रुकेगी कुछ पता नहीं। कौन सा ज्ञान लेना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, या समय को बर्बाद करना चाहते हैं, ये खुद के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। और खुद पे कंट्रोल ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा मर्म है कि अपने चंद्रमा को कंट्रोल करके रखिए। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है, और उसी एक राशि को चलने के लिए शनिदेव को 2.5 साल लगते हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके मन के ऊपर चंद्रमा का आता है। और जो भी तुरंत निर्णय या तुरंत फल जो मिलता है, चाहे वर्तमान कर्मों के अनुसार हो चाहे प्रारब्ध के अनुसार हो, वो देने का काम चंद्रमा से होता है। उन्हीं फलों को अगर आप सही तरीके से, अच्छे तरीके से पाना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को व्यवस्थित करना पड़ेगा, दिनचर्या को व्यवस्थित करना पड़ेगा, चाहे किसी भी ग्रह की बात हो। बात केवल शुक्र की नहीं है, अष्टमस्त शुक्र के विषय में कुछ ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये विषय वासना की तरफ आपको लेके जा सकता है। आपके खर्चों को, आपके भोगों को डीकंट्रोल कर सकता है, आपकी पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है। ज्यादा भोग और ज्यादा ऐश की वजह से कुछ ऐसी बीमारियों को दे सकता है जिसके अंदर आपका जो भी धन आपके पास आ रहा है वो लगना चालू हो जाए। लेकिन अगर चंद्रमा व्यवस्थित है, उसको कंट्रोल करके रखा है, मन के ऊपर आपका पूरा आधिपत्य है, आप मन को चला रहे हैं, मन आपको नहीं चला रहा है, तो ये शुक्र फिर बहुत अच्छा फल देता है। खासकर साधना में, योगाभ्यास में, ध्यान में, गुप्त विद्याओं में, रिसर्च में। एक हमको याद नहीं है हमने कहाँ पे जो पढ़ा था, उत्तर कालामृत में पढ़ा था ने कौन सी पुस्तक में पढ़ा था, क्योंकि अनेकानेक पुस्तकें हैं, इतनी याद नहीं रहती है किस में पढ़ा था। बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं भारत में जिनकी कुंडली में शुक्रदेव अष्टमस्त थे। कोई शादी विवाह कुछ नहीं, रिसर्च में लग गए और उसी में बैठे रहते थे, लैब में। नाम भी था कुछ, हमको इतना ध्यान में नहीं आ रहा है। फिर कभी वापस जब नज़र पड़ेगी तो हो सकता है वापस एक वीडियो बना के उनके बारे में आपको बताएं। तो शुक्रदेव अष्टमस्त बहुत अच्छा होता है रिसर्च के लिए, गुप्त विद्याओं के लिए, ध्यान साधना के लिए। शर्त इतनी है कि आपको अपने दिमाग को या अपनी दिनचर्या को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बाकी ग्रहों का अपना एक योगदान है, अकेला शुक्र कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रायकर होता क्या है कि शुक्र के साथ दूसरे ग्रह भी होते। लेकिन अगर स्वतंत्र प्रभार लेके शुक्र कहीं पे भी आपका बैठा हो, प्रायकर, उसके खराब फल कम मिलते हैं। और अगर खराब फल मिल भी रहे हैं तो आपके मन कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से मिल रहे हैं, नहीं तो नहीं मिलते। अच्छा शुक्र, अष्टमस्त शुक्र, कंट्रोल दिनचर्या, ऐसा नाम करके जाती है जो कई पीढ़ियों तक चलता है। बहुत बड़ा साधु सन्यासी, बहुत बड़ा रिसर्चर, बहुत बड़ा राजनेता, किसी भी सेक्टर में आपका नाम कर सकता है। ऐसी मृत्यु देखे जाता है कि प्रायकर नसीब नहीं होती।
मृत्यु के साथ और मृत्यु के बाद भी नाम चलता है। ये फल दे सकता है आपका शुक्रदेव, क्योंकि शुक्रदेव से ज्यादा बली ज्योतिष में हमको कोई ग्रह नहीं लगता। बोला जाता है कि सूर्य देव राजा है और सबसे ज्यादा बली है, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें या आदिकाल की भी बात करें, जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई, मृत संजीवनी विद्या का आविष्कार केवल शुक्रदेव ने किया था। अगर ये शुक्रदेव जो ग्रह है और पुराणों और ज्योतिष शास्त्र में शुक्राचार्य के साथ अगर जोड़ा जाता है, तो मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी के पास थी। और उसको अगर हम लोग ठीक तरह से डेफिनेशन को समझे तो मृत संजीवनी विद्या मतलब नई संतानों को जन्म देना। तो जो मर गया उसको वापस रीजनरेट करना। अगर हम लोग वेदों को ठीक से समझे, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रीजनरेट मतलब आपका दूसरा जन्म, और उसके लिए बीज शुक्र है। अगर आपका बीज पुष्ट है तो बहुत सी किस्से कहानियां पुराणों में ऐसे भाष्य आपको मिलेंगे जिनको सुनकर अगर ज्योतिष की रचना के विषय में सोचे या ज्योतिष के अनुसार उसको जोड़ने की सोचे तो आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं ग्रह के। इसलिए हम बोलते हैं केवल पुस्तकों पे आश्रित मत रहिए। पुस्तकें आपको रास्ता दिखाती है। पुस्तकों के योग की है, उसको डिकोड करना पड़ेगा आपको। वो कहना क्या चाहती है और उसको समझ क्या रहे हैं, या आपके अपने ऊपर डिपेंड है। शुक्रदेव और परशुराम भगवान का एक वीडियो भी बना के हमने पोस्ट किया था करीब 2 साल पहले। आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और वर्तमान समय शुक्रदेव के विषय में क्या क्या बोला जाता है यह आप सब जानते। हम वैसा कुछ नहीं समझते, क्योंकि जब तक मन के द्वारा उन शुक्राणुओं को छेड़ा नहीं जाएगा तब तक वो अपने स्थान से विस्थापित नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा। और मन अगर कंट्रोल में है तो शुक्राचार्य या शुक्रदेव उसकी शक्ति भरपूर आपके अंदर है, और उस शक्ति के आगे फिर बाकी कोई भी ग्रह की शक्ति जनरली काम नहीं करती। बहुत बड़ा भक्त हो सकता है उस शक्ति के द्वारा, बहुत बड़ा सन्यासी या तांत्रिक हो सकता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक या साइंटिस्ट हो सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर या नेता हो सकता है। अब जितनी अगर हम बोलना चालू करें तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, और प्रायकर बोलते हैं जब भी ऐसे पाठ आते हैं। किसी भी वीडियो को बनाने के पहले ऐसा तो है नहीं कि जो मन में आया वो बोल दे। बहुत कुछ अध्ययन निरंतर करते रहना पड़ता है, और आपके दिमाग में, आपके हृदय में वो चीजों का पिक्चर क्लियर होना पड़ता है कि स्थान क्या है, स्थान विशेष का महत्व क्या है, और उस ग्रह के कारकत्व क्या है, काल पुरुष कुंडली अनुसार कहाँ का स्वामित्व उसको प्राप्त है, और वर्तमान लगन की जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं वहां के अनुसार कौन सा स्वामित्व इनको प्राप्त है। केवल पुस्तकों पे आश्रित रह के अगर फलादेश करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी। फलादेश के बहुत तकड़े नियम है। जब आप किसी भी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं उस इंसान के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो फलादेश सफल नहीं होता है। फिर वाक्पटुता सफल होती है, आपके बोलने की कला सफल होती है। आप फेस रीडिंग करके या जातक क्या सुनना चाहता है, किस तरह से आप इस तरह से बोले कि उसको लगे कि सही बोल रहे हैं, वो सफल हो सकती है। फिर वहां ज्योतिष का काम नहीं है, फिर वहां सेल्समैन का काम है। और सेल्समैन तो कुछ भी बेच सकता है भाई।
उस चीजों में हम जाना नहीं चाहते और कभी गए भी नहीं। ईश्वर से यही आराधना है कि जाना भी नहीं पड़े, जो भी रूखा सूखा मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें, क्योंकि कई जन्मों के पाप कर्म जब इस जन्म में भोगने पड़ते हैं तो इस जन्म में किए हुए फिर आगे वाले जन्मों में भी भोगने पड़ेंगे। और ये दृष्टि ज्योतिष शास्त्र देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और ग्रह के कारकत्व, स्थान के कारकत्व, उनको समझने की कोशिश कीजिए। नक्षत्रों को भी पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। नक्षत्रों का बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। फिर नवमांस में जाइए। जब आप मकर लगन में आते हैं तो पहला नवमांस मकर का ही पड़ेगा। और मकर राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र आएंगे। सूर्य, चंद्रमा और मंगल का स्वामित्व है। चिंता तब होती है जब शुक्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान होते हैं, अष्टम स्थान। तब आपको मंगल देव को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला और दूसरा चरण नहीं, लास्ट का मतलब 8वां और 9वां चरण, 9 चरण होते हैं एक राशि में नक्षत्रों के या नवमांस के, तो लास्ट का 8वां और 9वां चरण वो धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा। श्रवण नक्षत्र चारों चरण आएंगे। उत्तराषाढ़ा का पहला, दूसरा और तीसरा नवमांस जो है वो उत्तराषाढ़ा का रहेगा, मतलब दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण। इसलिए थंबनेल में भी आपको ये नोटिंग करने के लिए मिलेगा। हम हर पाठ में लगाते हैं उसको, जिससे आप नोट कर सके या याद कर सके। अगर कंटिन्यू आप पाठों को सुनते हैं तो उस थंबनेल को देख के भी पढ़ते जाइए, अपने दिमाग में उसको सेट करते जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान होता है नवमांस और नक्षत्रों का फलित करने में। अगर उसको आप नहीं समझ सके, केवल लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली पे आश्रित हो गए, तो फिर पलादेश में बहुत मुश्किल आएगी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।